केमिस्ट्री में हम बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ को जो है वो स्टडी करते हैं, या सिंपली आप कह लें कि केमिस्ट्री में हम लाइफ की केमिस्ट्री को जो है वो स्टडी करते हैं। इसके बाद आप आ जाते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के फायदे क्या हैं, बायोकेमिस्ट्री के एडवांटेजेस क्या हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ने से हमें किस किस चीज के बारे में पता लगता है। तो इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेसेस कैरिड आउट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर देखें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। डाइजेशन का प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी बॉडी में जो फूड ब्रेक डाउन होता है, फूड की जो डाइजेशन होती है, उसको भी आप किसकी बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको भी आप बायोकेमिस्ट्री की बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस तरीके से एंजाइम फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। हमारी जो रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है जब उसकी ब्रेक डाउन होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, उनको भी आप किस बेस पर जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको भी आप बायोकेमिकल बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हो। यानी बायोकेमिस्ट्री पढ़ने से हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ने से हमें तमाम उन तमाम प्रोसेसेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे प्रोटीन बनने का जो अमल है, प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है, उसको भी आप बायोकेमिस्ट्री पढ़कर ही समझ सकते हो। हमारी बॉडी के अंदर डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है, उसको भी आप क्या पढ़ के समझ सकते हो, बायोकेमिस्ट्री की बेस पर उसको समझा जा सकता है, या बायोकेमिस्ट्री की बेस पर उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। दूसरा है इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म व्हिच लीड टू डिजीजेस। बायोकेमिस्ट्री हमें ये भी बताती है एबनॉर्मल मैकेनिज्म के बारे में, हमारी बॉडी में कुछ एबनॉर्मल केमिकल रिएक्शंस होते हैं या कुछ एबनॉर्मल मैकेनिज्म होते हैं जिनसे क्या हो जाती है, जिनसे डिजीजेस हो जाती हैं। तो डिजीजेस जब हो जाती है तो क्या होता है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में केमिकल इंसुलिन सिक्रिएट नहीं हो रहा। अगर केमिकल इंसुलिन सिक्रिएट नहीं हो रहा, या दूसरा केमिकल जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में हाई हो गया, ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, हाई हो गया। अब ये एक एबनॉर्मल मैकेनिज्म हो गया, किसी एबनॉर्मल मैकेनिज्म की वजह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। जब ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है हमारी बॉडी में, तो नॉर्मली उससे कौन सी बीमारी हो जाती है, उससे हो जाती है जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं डियाबिटीज मेलाइटस, यानी शुगर का मर्ज हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपकी बॉडी के अंदर जो है वो आपके जो जीन्स हैं, नॉर्मल सेल डिवीजन कराने वाले जीन के अंदर कोई केमिकल चेंज आ जाए, तो वो किसमें कन्वर्ट, तो हमारे सेल के अंदर म्यूटेशन आ जाएगी, और वो नॉर्मल सेल कैंसर सेल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो बायोकेमिस्ट्री हमें क्या प्रोवाइड, किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, बायोकेमिस्ट्री हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किस चीज के बारे में, एबनॉर्मल मैकेनिज्म या एबनॉर्मल केमिकल रिएक्शन जो किस चीज का सबब बनते हैं, जो मुख्तलिफ डिजीजेस का सबब बनते हैं, इसके बारे में भी जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, वो कौन प्रोवाइड करती है, वो प्रोवाइड करती है बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा these questions satisfactory answered by biochemistry। अब बायोलॉजी के अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्या चैलेंजिंग क्वेश्चन थे जो बायोलॉजिस्ट की समझ में नहीं आते थे, तो उनको भी बायोलॉजिस्ट ने जो है वो किसकी बेस पर एक्सप्लेन किया, उनको भी एक्सप्लेन किया बायोकेमिस्ट्री की बेस पर। अब वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हम बायोकेमिस्ट्री को पढ़कर या बायोकेमिस्ट्री की बेस पर हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस कौन से हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन, हाउ डज फर्टाइल एग गिव राइज डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। अब काफी अरसे तक ये चीज बायोलॉजिस्ट के लिए चैलेंजिंग रही थी कि कैसे एक फर्टाइल एग जो होता है, यानी जाइगोट, कैसे एक जाइगोट डिवाइड होता है और जाइगोट से डिफरेंट टाइप के सेल्स बन जाते हैं। उन सेल्स में आपको पता है, जब आपने डेवलपमेंट पढ़ी होगी, जब जाइगोट डिवाइड होता है तो उसके डिवाइड होने से बहुत सारे सेल्स बनते हैं। उन सेल्स में से कुछ सेल एक्टोडर्म बना लेते हैं, कुछ सेल जो है वो मीजोडर्म बना लेते हैं, और कुछ सेल क्या बना लेते हैं, एंडोडर्म बना लेते हैं। तो अब देखें, जाइगोट तो एक सेल होता है, और उसमें फिर माइटोसिस होती है। तो वो माइटोसिस के जरिए फिर ये जो सेल इतने सारे बन जाते हैं, तो एक जाइगोट से इतने डिफरेंट टाइप के सेल कैसे बन जाते हैं। तो इसका आंसर भी हमें जो है वो क्या पढ़ के मिलता है, इसका आंसर भी हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़कर मिलता है कि असल में सेल्स के अंदर कुछ डिटर्मिनर होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो इनको डिफरेंशिएट होने में क्या करते हैं, मदद देते हैं। उनमें से कुछ एक्टोडर्म बना लेते हैं, कुछ मीजोडर्म और कुछ एंडोडर्म। जब हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उस वक्त हम इसको डिटेल में देखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू सेल फाइंड ईच अदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गन।
अब देखिए यही बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बना लेते हैं, ऑर्गन बना लेते हैं। अब क्या कहता है, मिसाल के तौर पे हार्ट अगर है, तो हार्ट में मुख्तलिफ किस्म के सेल्स जो हैं वो होते हैं। मसल्स के सेल्स भी हैं, मस्कुलर टिश्यू भी हैं, इसमें कनेक्टिव टिश्यूज भी हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज हैं। अब कैसे इन टिश्यूज के सेल एक साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, ये ऑर्गन बना लेते हैं। और कैसे सेल एक दूसरे को जो है वो क्या कहना चाहिए, फाइंड करते हैं। मतलब हमारे जो मसल्स के सेल होते हैं वो सारे मसल्स के सेल एक दूसरे के साथ अटैच होके रहते हैं। लीवर के सेल जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होके रहते हैं। किडनी के सेल जो हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। यानी तमाम सेल जो हैं वो अलग-अलग ऑर्गन बनाते हैं। लेकिन ये एक सेल एक दूसरे को पहचान कैसे लेते हैं, जो एक अगर आप किसी पेट्री डिश के अंदर, अगर इस पेट्री डिश के अंदर मैं ह्यूमन के बहुत सारे सेल्स रख दूं, तो मसल्स के सेल जो है वो मसल्स के सेल के साथ अपना जो है वो क्या बनाएंगे, कॉम्बिनेशन बना लेंगे, अपनी यूनियन बनाएंगे। लीवर के सेल जाकर लीवर के सेल के साथ अटैच हो जाएंगे। और किडनी के सेल जो है वो किसके साथ अटैच होंगे, किडनी के सेल के साथ। तो कैसे सेल एक दूसरे को पहचान लेते हैं जब वो मिलकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन या टिश्यू बनाते हैं। तो इसको भी हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या चीज पढ़कर, बायोकेमिस्ट्री की बेस पर हम इसको एक्सप्लेन, इस आंसर का जो क्वेश्चन है वो भी बायोकेमिस्ट्री की बेस पे दिया जा सकता है। हाउ इज ग्रोथ ऑफ सेल कंट्रोल, कैसे सेल की ग्रोथ कंट्रोल की होती है। हमारी बॉडी के कुछ सेल्स होते हैं, ऐसे होते हैं जिनका साइज स्मॉल होता है। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 बताएं, क्वेश्चन करें। सर जी जी, वॉइस इशू हो रहा है बीच बीच जी में। सर, आपका बहुत इशू हो रहा है वॉइस का। वॉइस इशू हो रहा है बीच में। यस सर। यस सर। एक मिनट मैं अपना हेडफोन चेंज करता हूँ, आप ये बताइएगा, जो दूसरा मैं हेडफोन यूज करता हूँ तो इससे आपको इशू कम होता है। एक मिनट मैं अभी हेडफोन चेंज कर रहा हूँ, इससे आप ओके सर। बताइएगा, मुझे बताइएगा कि अगर वॉइस इशू फिर हो तो। 1 मिनट। स्टूडेंट, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, बहुत सर। बेटर हो गई। यस सर। यस बेहतर सर। हो गई है पहले से? अब आवाज ज्यादा यस बेहतर आ रही सर। है? चलें, सही है, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए, मैं बता रहा था कि मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो टिश्यूज होते हैं, जैसे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस होते हैं जिनका सेटिस्फैक्टरी आंसर जो है वो किसके जरिए दिया जा सकता है, जिनका सेटिस्फैक्टरी आंसर बायोकेमिस्ट्री के ही जरिए दिया जा सकता है। यानी बायोकेमिस्ट्री पढ़कर हम इनका जो है वो आंसर दे सकते हैं। अब ये क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि एक सेल, यानी एक जो फर्टाइल सेल जिसको हम जाइगोट कहते हैं, उस जाइगोट से डिफरेंट टाइप के सेल्स कैसे बन जाते हैं। एक जाइगोट डिवाइड होता है तो उससे कुछ एक्टोड्रम के बन जाते हैं, कुछ मीजोड्रम बन जाते हैं, कुछ एंडोड्रम बनते हैं। तो कैसे डिफरेंट टाइप के सेल एक जाइगोट से बन जाते हैं, तो इसका आंसर भी आपको क्या चीज पढ़कर पता लगेगा, बायोकेमिस्ट्री इसका आंसर देने में हमें हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, जब हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा हाउ सेल फाइंड ईच अदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, मुख्तलिफ सेल्स मिलकर या टिश्यूज मिलकर क्या बना लेते हैं, ऑर्गन बना लेते हैं। वो सेल कैसे एक दूसरे को जो है वो फाइंड आउट करते हैं ऑर्गन बनाने के लिए, कैसे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, कैसे एक दूसरे को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो ये चीज भी हमें क्या चीज पढ़कर पता लगती है, ये भी हमें पता लगती है बायोकेमिस्ट्री पढ़कर। और इसके अलावा एक क्वेश्चन है हाउ ग्रोथ ऑफ सेल कंट्रोल, हमारे कुछ बॉडी के सेल्स होते हैं उनका साइज बहुत स्मॉल होता है, और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जैसे न्यूरॉन के सेल्स हैं, उनका साइज जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, लार्ज होता है। तो कौन सी चीज होती है जो सेल्स की जो है वो ग्रोथ को कंट्रोल करती है। हमारी बॉडी के कुछ सेल्स ऐसे होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, और कुछ बॉडी के सेल ऐसे होते हैं वो इतना ज्यादा डिवाइड नहीं होते। तो इनकी सेल की डिवीजन और ग्रोथ को कौन कंट्रोल करता है, तो वो भी क्या होता है, वो भी बायोकेमिस्ट्री पढ़कर हमें पता लगता है। इन सेल्स के अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो इनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा व्हाट आर द काज ऑफ कैंसर, कैंसर क्यों हो जाता है। पहले समझ में नहीं आता था कैंसर क्यों हो जाता है, लेकिन बाद में पता लगा कि हमारी सेल के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, कुछ जीन्स होते हैं जिनके अंदर चेंज आने की वजह से क्या होता है, कैंसर होता है। तो कैंसर का काज जो है उसका जब आप पता लगाना चाहें तो उसके लिए भी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको पढ़नी पड़ेगी बायोकेमिस्ट्री।
इसके बाद देखें व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी। हमारी जो मेमोरी है, जो याददाश्त है, इसका मैकेनिज्म क्या है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में स्टोर होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है। अगर आप उस मैकेनिज्म को समझें तो उस मैकेनिज्म में भी हम देखेंगे कि उसमें भी क्या होते हैं, केमिकल्स इन्वॉल्व हैं। हमारे ब्रेन के जितने भी फंक्शंस होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हो गए, और किस तरह से मैसेज ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं, तो इन तमाम चीजों में भी क्या चीज इन्वॉल्व होती है, बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। लेकिन जैसे आपने मुख्तलिफ प्रोसेसेस पढ़े, आपने मसल कंट्रैक्शन का प्रोसेस पढ़ा, वहां पर भी बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व हुई थी, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन थे। आपने इसके अलावा जो है वो आपने मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स पढ़ा, तो उसके अंदर भी आपने देखा कि केमिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ पर हमने डिस्कस किया सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। बायोकेमिस्ट्री होती क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ऐसी बायोलॉजी की वो ब्रांच जो जिंदगी की केमिस्ट्री के बारे में बताती है, जो लाइफ की के केमिकल के बारे में बताती है, उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। और उसके बाद फिर हमने कुछ सिग्निफिकेंस पढ़े कि बायोकेमिस्ट्री पढ़कर या बायोकेमिस्ट्री के फायदे क्या हैं, बायोकेमिस्ट्री हमें किस किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और बायोकेमिस्ट्री की वजह से कौन कौन से बायोलॉजी के आंसर्स हैं जिनको क्या किया जा सकता है, जिनका सेटिस्फैक्टरी आंसर जो है वो दिया जा सकता है। हम अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड से पहले मुझे थोड़ी सी एक और चीज आपको बतानी है। यहाँ पर देखिए, हम पहले पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे बनते हैं। ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन। और ऑर्गन जो है वो किसके बने हुए होते हैं, टिश्यूज के। टिश्यूज किस चीज के बने हुए होते हैं, सेल के। और सेल या सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स बेसिकली बॉन्डेड एटम होते हैं। जब एटम मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, तो उनके बॉन्ड के बाद वो एटम जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स में। तो हम कह सकते हैं इट मींस फंडामेंटली लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। फॉर आई स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिपेंड अपॉन केमिकल। तो इसका मतलब ये हो गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फाउंडेशन है, यानी उनकी जो बेस है, उसके अंदर क्या मौजूद है, उसके अंदर केमिकल मौजूद है। अब अगर हम कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट क्या है, तो आप कहोगे बेसिक यूनिट तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक फाउंडेशन है वो क्या है, वो केमिकल्स हैं। तो इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और फंक्शन किस पर डिपेंड करता है, केमिकल्स पर। अगर कहा जाए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, तो यूनिट तो सेल है, यूनिट तो डेफिनेटली क्या है, सेल है। लेकिन उसका जो है वो फंडामेंटल या फाउंडेशन क्या है, वो फाउंडेशन आप जो है वो सेल को नहीं कहोगे, फाउंडेशन आप किसको कहोगे, फाउंडेशन कहेंगे केमिकल्स को। क्योंकि सेल के अंदर भी क्या मौजूद होते हैं, सेल के अंदर भी केमिकल मौजूद है। अगर आप सेल में से केमिकल निकाल दोगे तो फिर सेल का जो है वो सेल की भी कोई स्ट्रक्चर या फंक्शन नहीं रह जाएगा। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है, सेल। और सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को कौन कंट्रोल कर रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं केमिकल्स। ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? यस यस सर। सर। ये पॉइंट समझ में आ गया। अगली स्लाइड की तरफ चलें। यस सर। चलें अब एमसीक्यूज के हवाले से, यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूं कि एमसीक्यूज के हवाले से कौन सी चीज जो है वो आपने याद रखनी है। एमसीक्यूज के हवाले से एक बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन याद रखनी है, और दूसरा ये तो इसमें ये पॉइंट्स तो मैंने आपको सिर्फ समझा दिए क्योंकि आपकी बुक में लिखे हुए थे, तो आप कंफ्यूज होते हैं। अब आप अपनी बुक में जाकर पढ़ोगे तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। एमसीक्यूज के हवाले से ये पॉइंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए फंडामेंटली लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ, तो आप यहाँ सेल नहीं लिखोगे, यहाँ पर आप क्या दोगे इसका आंसर दोगे बेसिकली केमिकल्स। लेकिन ये पूछा जाए बेसिक यूनिट लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, तो आप क्या बताओगे, वो बताओगे सेल। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा देखें, आगे जो है वो हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। क्योंकि हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज के बने हुए होते हैं, सेल के। तो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री देखने से पहले हम किसकी केमिस्ट्री देखेंगे, हम केमिस्ट्री देखेंगे सेल्स की। यहाँ हम किसकी केमिस्ट्री देखेंगे, सेल की केमिस्ट्री देखेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन से केमिकल मौजूद होते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप देखो, ये एक सेल है, एक सेल के अंदर ये एक सेल है, और सेल के अंदर जो लिविंग मटेरियल मौजूद होता है, सेल के अंदर जो लिविंग मटेरियल भरा हुआ होता है, जस्ट लाइक दिस,
ये जो लिविंग मटेरियल सेल के अंदर भरा हुआ है, इस लिविंग मटेरियल को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जेली लाइक लिविंग मटेरियल जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है पूरा ये, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। सेल के दो पार्ट होते हैं, एक तो क्या हो गया सेल के अंदर सेंटर में जो ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के बाहर वाला जितना हिस्सा है उसको क्या कह रहे हैं? उसको साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। तो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और उसके बाहर जो ये साइटोप्लाज्म है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? इन दोनों को मिलाकर हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। ये दोनों मिलाकर क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे प्रोटोप्लाज्म। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल जब हम देखेंगे तो बेसिकली हम किसकी केमिकल कंपोजिशन देखेंगे? हम केमिकल कंपोजिशन देखेंगे इस प्रोटोप्लाज्म। इस पूरे प्रोटोप्लाज्म की केमिकल कंपोजिशन देख लें तो हमें सेल की केमिकल कंपोजिशन भी पता हो जाएगी। लिविंग सेल कंटेन लिविंग मटेरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। एक लिविंग सेल के अंदर एक लिविंग मटेरियल भरा हुआ होता है और उस लिविंग मटेरियल को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। The actual chemical composition of protoplasm is still not known perfectly. अभी तक एग्जैक्ट जो केमिकल कंपोजिशन है प्रोटोप्लाज्म की हमें एग्जैक्टली जो है वो अभी सही तरीके से पता नहीं है। क्यों? कि कितने परसेंट इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कितने परसेंट प्रोटीन होता है, ये अभी हमें परफेक्ट थोड़ा बहुत तो पता है, मगर परफेक्टली हमें इस चीज के बारे में अभी पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? वो इस वजह से पता नहीं है, जब हम किसी सेल की केमिकल कंपोजिशन देखते हैं तो इसकी पहले हमें कुछ केमिकल ट्रीटमेंट से पास करना पड़ता है, या जब हम इसको केमिकल ट्रीटमेंट से पास करते हैं तो उस वक्त इसके केमिकल कंपोजिशन में थोड़ा क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। यानी एक सेल की हम केमिकल कंपोजिशन डायरेक्ट नहीं देख सकते, उसमें फिर थोड़ा बहुत उसको केमिकल से ट्रीट करते हैं। तो इस वजह से एग्जैक्टली हमें पता नहीं लगती केमिकल कंपोजिशन प्रोटोप्लाज्म की क्या है। अगर प्रोटोप्लाज्म की एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन पता लग जाए तो हम सेल नहीं बना लेंगे, और जब हम सेल बना लेंगे तो इसका मतलब हमने लिविंग थिंग बना ली। लेकिन यही है कि इंसान लिविंग थिंग खुद से नहीं बना सकता, क्योंकि हमें एग्जैक्टली प्रोटोप्लाज्म की केमिकल कंपोजिशन परफेक्टली जो है वो पता नहीं है। लेकिन फिर भी हमें इतना पता है, हाउएवर केमिकली इट कंटेन्स 70% to 90% ऑफ वाटर। प्रोटोप्लाज्म में पानी कितना होता है? 70 to 90% प्रोटोप्लाज्म में जो है वो पानी होता है या वाटर होता है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है? If the water is evaporated, the remaining mass of cell is called dry weight of cell. मिसाल के तौर पे क्या होता है कि एक सेल है, इस सेल में से मैं, अगर ये एक सेल है और इस सेल में से मैं वो वाटर एवापोरेट कर देता हूँ, यानी इस सेल को आप एक कोई केमिकल ट्रीटमेंट देते हो और उस केमिकल ट्रीटमेंट के बाद आप इस सेल को हीट अप करते हो, और हीट अप करने के बाद क्या होता है? हीट अप करने के बाद इसके अंदर से जितना भी वाटर है, मिसाल के तौर पे ये एक सेल है, आपने इस सेल को हीट अप किया, तो उस हीट अप से क्या हुआ? इसका तमाम का तमाम अंदर का जो वाटर था वो क्या हो गया? वो एवापोरेट हो गया। इसके अंदर से वाटर क्या हो गया? ये एवापोरेट हो गया, वेपर्स की शक्ल में बनकर उड़ गया। उसके बाद जो इसके अंदर जो बाकी मटेरियल रह जाएगा, प्रोटोप्लाज्म का बाकी जो मटेरियल रह जाएगा, उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ड्राई वेट ऑफ सेल। ड्राई वेट ऑफ सेल। तो नॉर्मली ड्राई वेट ऑफ सेल क्या होता है? आप सिंपली कह दो कि जब प्रोटोप्लाज्म में से आप पानी निकाल दोगे तो बाकी जो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बचेगा उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ड्राई वेट ऑफ सेल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्राई वेट ऑफ सेल आपने याद रखना है कि ड्राई वेट ऑफ सेल हम किसको कहते हैं। जब प्रोटोप्लाज्म में से वाटर एवापोरेट हो जाता है तो रिमेनिंग मटेरियल क्या कहलाता है? वो कहलाता है ड्राई वेट ऑफ सेल। ड्राई वेट ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब अगर हम इस देखें, पानी तो इसमें से निकल गया, अब इस ड्राई वेट ऑफ सेल में ये जो ड्राई प्रोटोप्लाज्म है इसमें क्या मौजूद होता है? कहता है इसमें ज्यादातर मौजूद होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन होता है और वो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उनको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये क्या है? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ड्राई वेट ऑफ सेल में ज्यादातर क्या मौजूद होते हैं? इसमें ज्यादातर मौजूद होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अच्छा, बायोकेमिकल्स क्या होते हैं? द कंपाउंड प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिकल्स किसको कहते हैं? बायोकेमिकल्स को आप बायोमोलिक्यूल्स भी कह सकते हो। बायोकेमिकल्स को क्या कह सकते हो? आप बायोमोलिक्यूल्स भी कह सकते हो। ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम कहते हैं बायोकेमिकल। जैसे ग्लूकोज है C6H12
O6। तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज बेसिकली एक जो है वो बायोकेमिकल है। इसी तरीके से क्या होता है, प्रोटीन जो है, अगर आप प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन भी एक बायोमोलिक्यूल क्या है? ये बायोकेमिकल है। लिपिड भी जो है वो भी क्या है? वो बायोकेमिकल है। ऐसी केमिकल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे ग्लूकोज आप देखें प्लांट्स खुद प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। प्रोटीन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रोड्यूस हो जाते हैं, और इसके अलावा जो है वो लिपिड्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं बायोकेमिकल या बायोमोलिक्यूल। Only 6 elements, carbon, hydrogen, oxygen, sulfur, protein, made up of 98% of biomolecules, which ultimately form up the body weight of organism. कहता है जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे यहाँ ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, ये तमाम बायोमोलिक्यूल जो हैं, वो किस चीज के बने होते हैं? 6 एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फेट। एलिमेंट कह लें या इनको एटम कह लें, कि जितने भी 6 एलिमेंट हैं यही, या 6 एटम जो हैं, ये ज्यादातर क्या बनाते हैं? ये ज्यादातर बनाते हैं बायोमोलिक्यूल। अब जितने भी बायोमोलिक्यूल देखें उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ज्यादातर यही एलिमेंट से बना हुआ होता है। यानी 98% जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो इन्हीं के बने होते हैं। उनमें से किसी में मैग्नीशियम भी हो सकता है, किसी के अंदर जो है वो कैल्शियम भी हो सकता है, ये सब हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, 98% जो है वो यही बायो एलिमेंट मिलकर जो है वो क्या, यही जो 6 एलिमेंट हैं जिनको हम बायो एलिमेंट भी कह सकते हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये मिलकर बनाते हैं बायोकेमिकल्स, विच आर अल्टीमेटली फॉर्म ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी ये एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं? ये एलिमेंट बायोकेमिकल बनाते हैं, और फिर बायोकेमिकल क्या करते हैं? बायोकेमिकल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का वेट या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के पार्ट जो है वो बनाने में हेल्प करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये एक फ्लो चार्ट है। अब एक सॉरी एक चार्ट है, इस चार्ट के अंदर बताया हुआ है कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट जो है वो कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं। तो ह्यूमन की बॉडी में सबसे ज्यादा क्या मौजूद होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 65.0% होता है ह्यूमन की बॉडी में, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद ह्यूमन की बॉडी में जो एलिमेंट होता है वो कार्बन है, वो 18.5% है। उसके बाद हाइड्रोजन पाया जाता है, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम। आप ये देख लें जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर ह्यूमन की बॉडी में कितने परसेंट पाए जाते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। बस आपने इतनी ज्यादा परसेंटेज तो इनकी तमाम की याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने ये याद रख लें कि शुरू में जो 3 है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा ये 3 जो है वो पाए जाते हैं। और इनमें से जो बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं वो कौन कौन से बनाते हैं? वो 3 तो ये हो गए, एक नाइट्रोजन, एक फॉस्फोरस, और एक इसमें से क्या हो गया? सल्फर। ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं बायो एलिमेंट्स। ये जनरली हमने डिस्कस किया। इसके अलावा कुछ ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं। ट्रेस एलिमेंट क्या होते हैं? बहुत कम क्वांटिटी के अंदर, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में जो मौजूद होते हैं, वो भी ह्यूमन की बॉडी में होते हैं, जैसे बोरॉन हो गया, क्रोमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया। ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी उसमें अमाउंट में होते हैं, लेकिन ये भी मौजूद होते हैं। इनको हम कहते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। अच्छा, इसके बाद आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर आप देख लें ह्यूमन, कुछ हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स बताए गए हैं, जैसे वाटर है। वाटर जो है वो बैक्टीरियल सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल में कितना होता है और मैमेलियन सेल में कितना होता है? तो बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में भी 70% वाटर होता है, और मैमेलियन सेल ह्यूमन का सेल या कोई मैमल्स के सेल को कहा जाएगा। लेकिन आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल है, और मैमेलियन सेल जो है वो कौन सा सेल है? वो है यूकैरियोटिक सेल। तो आप इसको मैमेलियन और प्रोकैरियोटिक सेल की जगह पर क्या कह सकते हो? आप इसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल भी कह सकते हो। तो प्रोकैरियोटिक सेल में वाटर 70% होता है, यूकैरियोटिक सेल में जो है भी 70% है। प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल में जो है 15% है, और यूकैरियोटिक सेल में कितने परसेंट है? 18%। कार्बोहाइड्रेट प्रोकैरियोटिक सेल में 3% है, और यूकैरियोटिक सेल में कितने परसेंट है? 4%। लिपिड जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में 2% है, और मैमेलियन सेल में कितने परसेंट है? मैमेलियन सेल में 3% है। अब ये 3 चीजें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, ये तीनों चीजें आप देखें बैक्टीरियल सेल के मुकाबले में यूकैरियोटिक सेल में या मैमेलियन सेल में ज्यादा है। अच्छा, डीएनए देखें तो बैक्टीरियल सेल में 1% है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में कितने परसेंट है? 0.25। आप कहोगे
मेमेलियन सेल तो बड़ा होता है, फिर इसमें कम क्यों है? बड़ा तो होता है, लेकिन यहाँ हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? परसेंटेज। इन सब से लाकर परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो परसेंटेज के लिहाज से मेमेलियन सेल में डीएनए जो है वो कम होता है। आपने याद रखना है कि परसेंटेज के लिहाज से मेमेलियन सेल में डीएनए कम होता है और बैक्टीरियल सेल में डीएनए क्या होता है? ज्यादा होता है। आरएनए भी जो है वो बैक्टीरियल सेल में ज्यादा होता है, 6% है, और मेमेलियन सेल में कितने परसेंट है? 1.10%। तो ये दो चीजें आप याद रखेंगे। सिर्फ ये दो चीजें ऐसी हैं जो किसमें? मेमेलियन सेल में कम है, किसके मुकाबले में? बैक्टीरियल सेल के मुकाबले। बाकी चीजें या तो बराबर हैं या फिर क्या है? ज्यादा है। बाकी वाटर और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है? ये जो है वो इक्वल है। तो ये थोड़ा सा एक चार्ट है जो आपकी बुक में दिया हुआ था, इसको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। क्लियर हो गया स्टूडेंट ये आपको? आगे चलें? जी सर। क्वेश्चन है इसमें? यस सर। सर पूछो अशफाक। सर कोई क्वेश्चन अगर होता है ना तो कॉपी पेंसिल साथ रख के बैठा करें, उसको लिख लिया करें, क्योंकि बाज़ दफा क्या होता है इस टाइम आपका क्वेश्चन फिर बाद में आपको जहन से निकल जाता है। तब आपने लिखा हुआ होगा, तो अगर आप यहाँ नहीं पूछ पाओगे तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी उस क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हो। जी पूछें आप। सर मेरे पास पूछो। सर डीएनए और आरएनए मिलके डीएनए आरएनए को बनाता है और आरएनए प्रोटीन को बनाता है। जी जी, जो डीएनए प्रोटीन आरएनए की बनाता है और आरएनए प्रोटीन बनाता है। आगे बताएं, बोलें। और जो प्रोटीन की परसेंटेज है वो बैक्टीरियल सेल में ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेमेलियन सेल में। हाँ, बैक्टीरियल सेल में ज्यादा है। फिर नहीं, जो आप कह प्रोटीन रहे हो कि मेमेलियन सेल में ज्यादा है, प्रोटीन सेल में क्यों कम है? देखें, जी बात सारी ये जबकि है। आरएनए बैक्टीरिया में ज्यादा है। क्या ज्यादा है? अभी जबकि तो देखो, आरएनए पहले मेरी बैक्टीरिया बात में सुनो, ज्यादा है। पहले मेरी बात सुनो। ये एक सेल जी है, बताएं। मतलब देखो, ये डीएनए है। डीएनए ने क्या बनाया? ये आरएनए। और आरएनए ने जो है वो राइबोसोम के पास जाकर क्या बना लिया? प्रोटीन। अब इस प्रोटीन की परसेंटेज का ताल्लुक इस डीएनए और आरएनए से नहीं है। अब आपकी कुछ ऑर्गेनिज्म की कुछ सेल को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है तो वहां प्रोटीन ज्यादा बनता है, और कुछ सेल को प्रोटीन की कम जरूरत होती है तो वहां प्रोटीन कम बनता है। अब इस डीएनए आरएनए तो उतना ही होगा, डीएनए और आरएनए तो उतने ही है, उसमें फर्क नहीं पड़ रहा। असल में क्या होता है, ये तो बना रहे ना, ये तो फैक्ट्री है एक तरीके की। फैक्ट्री प्रोटीन ज्यादा बना देगी। फैक्ट्री की तो जो क्या कहना चाहिए कि साइज है वो उतना ही है, लेकिन जो प्रोडक्ट बना रहा है वो प्रोडक्ट का साइज तो बढ़ता चला जा रहा है। प्रोडक्ट तो वो कितनी भी बनाएगा, क्योंकि कोई प्रोटीन इसके पास थोड़ी रहेगा, ये तो प्रोटीन बनाकर रिलीज कर देंगे। अशफाक, मेरी बात समझ आ रही है? जी जी सर आ रही है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है ना? कि अब देखो ना, मिसाल के तौर पे डीएनए और आरएनए जो है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर कम है, ज्यादा है, सॉरी, मैमल सेल में। लेकिन प्रोटीन जो है वो इसकी परसेंटेज क्या हो गई? इसकी ज्यादा हो गई, कम हो गई, सॉरी, कम है। जबकि यहाँ पर आप देखो डीएनए और आरएनए जो है इसमें कम है मैमेलियन सेल में, लेकिन प्रोटीन ज्यादा है, क्योंकि इसको प्रोटीन की, मैमेलियन सेल को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है, तो कम डीएनए और आरएनए भी ज्यादा प्रोटीन बनाएंगे। और ये कम परसेंटेज में डीएनए और आरएनए प्रोटीन इसके मुकाबले में कम बनाएंगे, क्योंकि बैक्टीरियल का सेल थोड़ा छोटा होता है तो इतना ज्यादा जो है उसको प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें सेल ऑर्गेनेलिज भी इतने नहीं होते, तो उसको इतनी ज्यादा प्रोटीन की जरूरत नहीं होती। लेकिन मैमेलियन सेल में सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, तो वो सेल ऑर्गेनेलिज बनाने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत ज्यादा होती है, तो इस वजह से उसमें प्रोटीन क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। जी आगे चलें। सर इस हाँ पूछो पूछो अशफाक। सर बैक्टीरियल सेल में डीएनए ज्यादा, तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं है एज कम्पेयर टू मेमेलियन सेल? नहीं, देखो, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई, बात हो रही है परसेंटेज की, बात हो रही है परसेंटेज की। अब मिसाल के तौर पे क्या होता है, आपकी क्लास में बॉयज हैं, बॉयज के अंदर जो है वो आपकी क्लास में बॉयज 20 हैं। अब 20 बॉयज के अंदर जो है वो क्या होते हैं? A1 ग्रेड आ गए, 20 बॉयज हैं, 20 बॉयज में A1 ग्रेड आ गए 10, 20 बॉयज में A1 ग्रेड आ गए 10, तो आपके पास कितने A1 ग्रेड हो गए? 50% ना। आपके पास A1 ग्रेड कितने हो गए? 50%। लेकिन अगर आप गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स के 100 गर्ल्स हैं, और उन 100 गर्ल्स में से जो है वो 10 A1 ग्रेड आए, तो 100 गर्ल में से जब 10 A1 ग्रेड आए तो गर्ल्स के पास A1 ग्रेड की परसेंटेज कितनी हो गई? गर्ल्स के पास A1 ग्रेड की परसेंटेज जो है वो कितनी हो गई? वो हो गई 10%। यानी आपके पास भी 10 A1 है और उनके पास भी 10 A1 है, लेकिन वहां पर परसेंटेज हो रही है 10%, और आपके पास जो परसेंटेज बन रही है वो कितनी बन रही है? 50%।
अशफाक क्लियर हो रही है मेरी बात? यहाँ परसेंटेज की बात हो रही है। यस तो ये डीएनए और ये सब आरएनए को यहाँ पर इन दूसरे उससे कंपेयर करके परसेंटेज की बात दी जा रही है। वैसे अगर आप जर्नली देखोगे तो ये ज्यादा इसमें डीएनए और आरएनए की अमाउंट ज्यादा होगा इसमें, लेकिन क्या होगा परसेंटेज जब निकालेंगे तो परसेंटेज इसमें कम हो जाएगी और इसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी, ज्यादा। क्योंकि अगर क्या होता है 100 गर्ल्स हैं, 100 गर्ल्स में से अगर 20 भी A1 ग्रेड आ जाए तब भी परसेंटेज आप लोगों से कम होगी। आपके पास 10 A1 ग्रेड है लेकिन आपके पास परसेंटेज बन रही है 50 और उनके पास 20 A1 ग्रेड है फिर भी उनके पास परसेंटेज 20 बन रही है, जबकि आपसे ज्यादा A1 ग्रेड है लेकिन परसेंटेज में वो क्या चलेगा, आपसे कम चलेगा। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, परसेंटेज की। ये परसेंटेज की बात। परसेंटेज। क्लियर हो गया ये बात? यस सर क्लियर। अशफाक आगे चलें? जी सर चलो आगे चलते हैं। अभी तो अब देखो इस चैप्टर में अब हमने करना क्या है। अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम वाटर के मॉलिक्यूल को डिटेल में पढ़ेंगे, सही है। फिर वाटर के मॉलिक्यूल के बाद हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को डिटेल में पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हम सिर्फ इन्हीं मॉलिक्यूल को डिटेल में पढ़ेंगे जो आपकी बुक में यहाँ दिए हैं। ये जो दिए हैं सिर्फ इन्हीं मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये पूरा चैप्टर जो है इन्हीं मॉलिक्यूल्स पर जो है वो क्या करता है, बेस करता है। इन तमाम मॉलिक्यूल्स में से वाटर एक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी सारे के सारे मॉलिक्यूल कौन से हैं, बाकी सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम किससे करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल से जो है हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो वाटर बेसिकली जो है वो, वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल। its amount varies approximately 70 to 90%। किसी भी लिविंग सेल के अंदर सबसे ज्यादा जो लिविंग सेल में अमाउंट होता है वो किसका होता है, वाटर का होता है। 70 to 90% क्या होता है, लिविंग सेल में वाटर होता है। हम सबसे कम जो वाटर होता है हमारी बोन सेल में होता है 20%। अगर हमारी बोन सेल को देखेंगे तो हमारे बोन सेल्स के अंदर 20% वाटर होता है। बाकी जितने भी सेल्स होते हैं उनमें ज्यादातर वाटर कितने परसेंट होता है, 70 to 90% जो है वो वाटर होता है। Life activities occur in the presence of in the cell due to the presence of water। सेल के अंदर जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज होती हैं, लाइफ एक्टिविटीज का मतलब प्रोटोप्लाज्म का बनना, प्रोटीन सिंथेसिस का होना, एंजाइम्स का काम करना, ये सब चीजें जो है वो किसकी मौजूदगी में होती है, वाटर की मौजूदगी में। यानी लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, लाइफ के जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो किसकी प्रेजेंस में होते हैं, वाटर की प्रेजेंस में। इसी वजह से वाटर को हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये कौन सा वाला सॉल्वेंट है, ये है। वाटर के लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। इसको आगे बताऊंगा जब हम वाटर की सॉल्वेंट वाली प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, वो है H2O। ये क्या है, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है। इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के कितने एटम है, ऑक्सीजन का जो है वो 1 एटम है। ये इसका जो है वो आप देख लें स्ट्रक्चर फार्मूला, ये एक ऑक्सीजन का एटम है और 2 हाइड्रोजन के एटम है।